सोचिए, किसी ने आपको धमकाया या आपके साथ ज़बरदस्ती की। आपने हिम्मत करके मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली या सीसीटीवी ने सब कैप्चर कर लिया। आप पुलिस के पास गए, एफआईआर हुई और आपने सबूत के रूप में ऑडियो वीडियो कोर्ट में दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है, अब क्या होगा? क्या जज तुरंत उस वीडियो को देखेगा और फैसला सुना देगा? क्या रिकॉर्डिंग सच मानी जाएगी या फिर उसका सच जानने के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा? ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, टेक्निकल है और इसी प्रोसेस पे किसी के न्याय या इंसाफ के फैसले टिके हुए होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की। जब ऑडियो या वीडियो सबूत कोर्ट को देते हैं तो उसका फोरेंसिक टेस्ट कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है और उसका क्या असर पड़ता है केस के फैसले पर। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक जरिया है कानून को समझने का और अपने अधिकारों को जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानने की, जब सबूत कोर्ट पहुंचते हैं ऑडियो वीडियो की फोरेंसिक जांच कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं सबूत देने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑडियो वीडियो सबूत भी एक लीगल एविडेंस होता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के अपने लीगल नॉर्म्स होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे मोबाइल रिकॉर्डिंग हो, सीसीटीवी फुटेज हो या व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप हो, बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन के कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। 65B सर्टिफिकेट बेसिकली एक टेक्निकल एफिडेविट होता है जिसमें लिखा होता है कि ये सबूत ओरिजिनल डिवाइस से लिए गए हैं, बिना किसी छेड़छाड़ के। यदि कोई पर्सन बिना सर्टिफिकेशन के सिर्फ एक पेन ड्राइव ले जाए कोर्ट में तो जज उसे रिजेक्ट कर सकता है। ये स्टेप लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से कई केसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए सबूत कलेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसे सही तरीके से कोर्ट में पेश करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, क्या कोर्ट सबूत को सीधा नहीं देखता? अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं कि जज तुरंत ऑडियो वीडियो सुनता है या वीडियो चालू करता है और वहीं पर डिसीजन दे देता है। लेकिन असली कोर्ट में प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और रेगुलेटेड होता है। जज सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या फाइल ओरिजिनल है, क्या उसमें कोई एडिटिंग या मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है और क्या उसका सोर्स रिलायबल है। अगर किसी फाइल में छोटी सी भी सस्पिशन होती है तो वो फोर्ज्ड हो सकती है, तो जज सीधा एविडेंस को फोरेंसिक लैब में वेरीफाई करने के लिए भेज देता है। कोर्ट कभी भी इमोशनल बेसिस पे सिर्फ विजुअल देखकर फैसला नहीं करती। सबूत का वेरिफिकेशन होना जरूरी है ताकि किसी के झूठे सबूत किसी बेगुनाह को फंसा ना दे। और इसी पॉइंट पे फोरेंसिक साइंस का रियल रोल शुरू होता है। अब बात करते हैं फोरेंसिक लैब का रोल क्या होता है। फोरेंसिक लैब या एफएसएल एक ऐसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेबोरेटरी होती है जहां सबूतों का साइंटिफिक एनालाइज किया जाता है। जब कोर्ट किसी ऑडियो या वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजता है तो वो लैब उस फाइल के हर एस्पेक्ट को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट चेक करते हैं कि वॉइस ओरिजिनल है या कॉपी की गई है, कोई बैकग्राउंड एडिटिंग तो नहीं हुई है, फाइल का ओरिजिनल क्रिएशन टाइम क्या था और क्या उसने किसी सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई है। ये जांच सिर्फ विजुअल लेवल पे नहीं होती। फोरेंसिक एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स और टूल्स का यूज़ करके ऑडियो के वेव फॉर्म, फ्रीक्वेंसी पैटर्न, पिच और इवन नॉइस लेवल तक का एनालाइज करते हैं। उनका काम ये प्रूव करना है कि जो रिकॉर्डिंग दी गई है वो असली है, बिना किसी फ्रॉड के। अब बात करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या क्या चेक करता है। जब एक फोरेंसिक एक्सपर्ट किसी सबूत को एनालाइज करता है तो उसका एनालिसिस सुपरफिशियल नहीं होता। वो पूरे फाइल इंस्पेक्ट करता है मल्टीपल लेयर्स में। सबसे पहले एक्सपर्ट फाइल के मेटा डेटा को देखता है, यानी फाइल का बर्थ रिकॉर्ड, कब बनाई गई, किस डिवाइस से बनाई गई, किस फॉर्मेट में बनाई गई, कितनी बार ओपन हुई है। फिर वो वेव फॉर्म एनालाइज करता है जिसमें देखा जाता है कि आवाज़ का पिच और फ्रीक्वेंसी का पैटर्न कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर किसी लाइन में सडन स्पाइक या ड्रॉप आता है तो वो सस्पिशियस होता है।
इसके अलावा बैकग्राउंड नॉइस, एम्बियंट साउंड और इवन फाइल के कंप्रेशन रेट से भी पता लगाया जा सकता है कि एडिटिंग हुई है या नहीं। ये सब टेक्निकल पैरामीटर्स कोर्ट के लिए फाइनल रिपोर्ट बनाने में मददगार होते हैं। इसके बाद बात आती है चेन ऑफ कस्टडी, सबसे क्रूशियल लीगल रिक्वायरमेंट। चेन ऑफ कस्टडी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि सबूत किस किस के पास से गुजरा है, किस समय पर, किस मोड से। अगर आपने एक पेन ड्राइव पुलिस को दी है, फिर पुलिस ने उसे कोर्ट में दिया और फिर कोर्ट ने फोरेंसिक लैब भेजा, तो हर स्टेप पर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर कोई भी लिंक इस चेन का ब्रेक हो गया तो डिफेंस लॉयर उस पॉइंट को चैलेंज कर सकता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई हो सकती है। चेन ऑफ कस्टडी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबूत पर किसी भी तरह का डाउट ना रहे और ये प्रूव किया जा सके सबूत कोर्ट तक सेफ तरीके से पहुंचा है। इसके बाद बात करते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। फोरेंसिक लैब अपने काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक डिटेल्ड साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा होता है कि फाइल किस फॉर्मेट में थी, किस तरह की एनालिसिस की गई है, क्या रिजल्ट मिले हैं और एक्सपर्ट का फाइनल ओपिनियन क्या है। ये रिपोर्ट किसी स्कूल की मार्कशीट नहीं होती, ये कोर्ट एडमिसिबल टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्लियर मेंशन होता है कि एविडेंस रिलायबल है या अनरिलायबल। ये रिपोर्ट सील के साथ कोर्ट में सबमिट होती है और तभी जज या मजिस्ट्रेट उस एविडेंस को वैलिड मान के अगला डिसीजन लेता है। इसके बाद बात करते हैं रिपोर्ट कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होती है। जब फोरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट के पास आती है तो जज उसे सिर्फ फाइल की तरह नहीं देखता बल्कि उसका हर टेक्निकल पॉइंट को ध्यान से पढ़ता है। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी पार्ट में क्लैरिफिकेशन चाहिए तो फोरेंसिक एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाया भी जा सकता है। उसे एक्सपर्ट विटनेस के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। फिर दोनों साइड के वकील, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक्सपर्ट से सवाल करते हैं जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उन्होंने किस प्रोसेस का यूज़ किया, क्या टूल्स लगाए और उनके कंक्लूजन का लॉजिक क्या था। कोर्ट उन्हीं टेक्निकल जवाबों की बेसिस पर डिसाइड करता है कि सबूत एडमिसिबल है या नहीं। ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लग सकता है लेकिन यहीं पर केस के असली ट्विस्ट से ब्रेक थ्रू होता है। जज का विश्वास इसी रिपोर्ट और एक्सपर्ट के जवाब पर टिका होता है। अब बात आती है अगर सबूत फेक या टेम्पर्ड निकलें तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा होता है कि ऑडियो वीडियो एविडेंस टेम्पर्ड है, मतलब उसमें एडिटिंग, डबिंग या किसी और की आवाज़ यूज़ की गई है, तो कोर्ट तुरंत उस सबूत को रिजेक्ट कर सकता है। और अगर प्रूव हो जाए कि किसी ने जानबूझकर झूठा सबूत दिया है तो उसके अगेंस्ट इंडियन पेनल कोड या BNS के तहत केस भी बन सकता है। कोर्ट ऐसे पर्सन्स को 3 से 7 साल तक की सजा भी सुना सकता है। इसलिए याद रखिए, सबूत देना एक जिम्मेदारी है और झूठ बोलकर किसी को फंसाना सिर्फ अनएथिकल नहीं, इलीगल भी है। बात करते हैं वॉइस मैचिंग कैसे होती है। फोरेंसिक लैब वॉइस को मैच करने के लिए एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसे वॉइस स्पेक्ट्रोग्राम एनालाइज कहते हैं। ये एक तरह का ग्राफ होता है जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, टोन, पिच, मॉड्यूलेशन सब रिकॉर्ड करता है। जब किसी केस में एक रिकॉर्डिंग दी जाती है और बोला जाता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट सस्पेक्ट की आवाज़ अलग से रिकॉर्ड करते हैं। एक कंट्रोल सिंपल। फिर दोनों वेवफॉर्म्स को कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों का पैटर्न 95 से 98% मैच करता है तो कोर्ट उसे कंक्लूसिव एविडेंस मान लेती है। आज की AI ज़माने में जहां आवाज़ कॉपी करना आसान हो गया है, वॉइस मैचिंग फोरेंसिक साइंस की एक सॉलिड टूल बन चुकी है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड नॉइस और एम्बियंट साउंड से क्लूज़। कभी कभी किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में चल रहा टीवी, टेम्पल की घंटी या ट्रैफिक का हॉर्न भी फोरेंसिक टीम के लिए क्लू बन जाता है। उन साउंड्स का पैटर्न, टाइमिंग्स और फ्रीक्वेंसी चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि रिकॉर्डिंग का लोकेशन क्या था या वो किस वक्त रिकॉर्ड हुई है। इसे क्रॉस चेक किया जा सकता है फाइल के मेटा डेटा से। कई हाई प्रोफाइल केसेस में फोरेंसिक टीम ने सिर्फ बैकग्राउंड साउंड के बेसिस पर केस की डायरेक्शन बदल दी है। ये सब छोटी बातें लगती हैं लेकिन डिजिटल एविडेंस के ज़माने में
हर सेकंड का साउंड इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात आती है मेटा डेटा डिजिटल सबूत के हिडन सच के बारे में। जब भी आप कोई वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उस फाइल के अंदर छुपा होता है एक इनविजिबल इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा में लिखा होता है कि फाइल कब बनाई गई है, कौन से डिवाइस से बनाई गई है, किस ऐप से बनाई गई है और क्या उसमें कोई एडिटिंग की गई है या नहीं। फोरेंसिक एक्सपर्ट मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उससे एनालाइज करते हैं। अगर कोई वीडियो बोला जाए कि 5 जून को रिकॉर्ड हुआ था लेकिन मेटा डेटा बताए कि वो 7 जून को एडिट किया गया है तो वो सबूत फेक या डाउटफुल बन जाता है। मेटा डेटा ही फोरेंसिक साइंस का असली ट्रूथ डिटेक्टर होता है जिसे कोर्ट में सबसे ज़्यादा टेक्निकल वेटेज दी जाती है। अब बात करते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या होता है फाइनल वर्डिक्ट पर। जब सबूत जेन्युइन पाए जाते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो कोर्ट उस एविडेंस को केस का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मानती है। जैसे कहते हैं ना, प्रूफ बोलता है, वैसे ही होता है कोर्ट रूम में। लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव हो, मतलब सबूत झूठा या अनरिलायबल हो, तो जज उसे रिजेक्ट करता है और केस की डायरेक्शंस बदल जाती हैं। कई बार पूरा केस एक ऑडियो या वीडियो के आसपास घूमता है और फोरेंसिक रिपोर्ट ही फैसला तय करती हैं। इसलिए कोर्ट, पुलिस और लॉयर्स सब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जैसे डॉक्टर की फाइनल डायग्नोसिस का। तो दोस्तों, आज के ज़माने में सिर्फ सबूत देना काफ़ी नहीं होता, सबूत का सच साइंटिफिकली प्रूव करना होता है। फोरेंसिक साइंस ने कानून को एक ऐसे लेवल तक ले जा दिया है जहां झूठ छुप नहीं सकता और सच दिख जाता है, चाहे वो एक रिकॉर्डिंग हो, एक वीडियो या एक बैकग्राउंड की आवाज़। अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी कोर्ट में कोई डिजिटल सबूत दे तो ये प्रोसेस ज़रूर समझिए ताकि न्याय मिले बिना किसी डाउट के। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट क्या लगा और शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज भी सोच रहे हैं कि एक रिकॉर्डिंग इंसाफ ला सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक्स को सिंपल भाषा में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच के साथ रहिए, कानून को समझिए और अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए। जय हिंद।